नमस्कार। तो भारत नाउ में आपका स्वागत है और पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से अतुल जी के पास हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो होम फाइनेंस हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो। लेकिन आज हम लोन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जिंदगी की और स्वास्थ्य की। जिंदगी और स्वास्थ्य का मतलब है हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, जिसको आप मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो ये है क्या और इसका कॉन्सेप्ट लेकर कैसे आगे चला जा रहा है और ये कैसे हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों इंश्योरेंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो अतुल जी से बात की शुरुआत करते हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। और धन्यवाद राकेश। आज हम आपको लोन के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, आज हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हर एक की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और खासकर इस वक्त जब अनसर्टेनिटी का दौर होता है, जब आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, किस तरीके से ये मदद करता है। तो सबसे पहले ये कि इन दोनों इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। आपने उस शुरुआती शब्द का इस्तेमाल किया लोन का कि आज लोन बट मैं आपको एक चीज़ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ बिफोर कि मैं इंश्योरेंस के बारे में शुरू करूँ कि लोन में भी इंश्योरेंस कवर होता है। अच्छा, तो एक तरह से दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी हैं। मतलब अगर हम होम लोन चुका नहीं पाए तो उसके लिए बैकअप के तौर पर इंश्योरेंस होता है। जी, अरे जी। वाह। तो जैसे आपका प्रश्न था, मैं थोड़ी पुरानी पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि इंश्योरेंस भारतवर्ष के दृष्टि से, जैसे जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती थी और 1956 में इसको रेगुलाइज करके नेशनलाइज कर दिया गया। और उसी दौरान LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई और पैरेलली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 4 कंपनियां हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, उनकी भी शुरुआत हुई। और लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू पीपल लाइक अस, इन द सेंस आपके लाइफ का इंश्योरेंस होता है और एक तरह से इंडिनिमिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और कंपनी के बीच में होता है, जिसमें आपके लॉस को कंपनी कवर करती है। अगर वो लाइफ का हो गया तो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे, और एनीथिंग विच इज़ नॉन लाइफ, नाम ही है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जनरल इंश्योरेंस भी बोल देते हैं आप, वो उसका हिस्सा हो जाता है। तो यही 2 प्रकार हैं इंश्योरेंस के। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिसको जैसे जैसे हम अपने वार्ता को बढ़ाएंगे और जैसे जैसे आपका प्रश्न मैं उसका जवाब दूंगा। बट लाइफ में अगर आप देखेंगे तो लाइफ के अंदर आपका यूनिट लिंक प्रोडक्ट होते हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं, एंडोमेंट प्लान होता है। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, उसके अंदर में मोटर इंश्योरेंस आता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया, हाउसिंग, अगर किसी ने हाउसिंग लोन लिया है और उसको कवरेज चाहिए तो उसका एक इंश्योरेंस आता है। आजकल एक्सीडेंटल कवर भी आते हैं जिसके तहत पार्शियली डिसेबिलिटी, उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का भी अब जो दायरा है भारतवर्ष में वो काफ़ी वास्ट हो गया है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए भी है कि मेरा चाइल्डहुड जो है, मेरे पिताजी LIC के एम्प्लॉय थे और LIC का ग्रोइंग फेज़ मैंने देखा है, LIC को ग्रो होते हुए देखा है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे LIC ग्रो किया वैसे वैसे भारतवर्ष में इंश्योरेंस का ग्रोथ हुआ है। तो मैंने वो इनिशियल फेज से अभी तक उसका मैं लाइव एक्सपीरियंस मैंने देखा है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC है। अगर आप किसी से बात करें तो LIC ही उसके दिमाग में है। मतलब इसलिए कि शुरुआती कंपनी यही थी और उसके बाद बाकी कंपनी आई होंगी, जहां तक मुझे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। LIC वॉज द फर्स्ट प्लेयर, तो फर्स्ट प्लेयर का एक एडवांटेज हमेशा मिलेगा। दूसरी सरकार की कंपनी है, सरकार की होल्डिंग अभी भी है। तीसरा क्या होता है, देखिए इसमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को जब कोई आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आप उसका साइज़ देखेंगे, AUM कितना है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो LIC का जो साइज़ है, स्टिल दे कंट्रोल अराउंड 70% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं इस पे नंबर देना चाहूँगा, जो विदेश में जैसे अमेरिका में मेटलाइफ जो है कि सबसे बड़ा प्लेयर है एंड देयर मार्केट शेयर इज जस्ट 8%। सो अमेरिका में सिर्फ 8%, दे आर द मार्केट लीडर। और 70% इंडिया में 70% इज स्टिल विद LIC। दैट शोज टू थिंग्स, द स्ट्रेंथ ऑफ LIC ऑफ कोर्स,
बीइंग द फर्स्ट स्टार्टअप कंपनी ऑफ इंश्योरेंस, बट पैरेलली कितनी अपॉर्चुनिटी है नए प्लेयर्स के लिए, नए प्लेयर्स जो आएंगे और जो अभी अभी आ चुके हैं। जैसे तो 1998 में मल्होत्रा कमेटी बनी थी एक, जिसमें ये डिसाइड किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी ओपन कर दिया जाए। इनिशियली इट वाज 49% FDI एंड नाउ आई थिंक दे हैव इंक्रीज्ड टू 74% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी पैरेलली प्राइवेट प्लेयर्स भी दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, जैसे बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस आ गया, ICICI ने अपने शुरुआत की, HDFC आया, ऐसे करके 34-35 प्लेयर जो है अभी मार्केट में है। बट अभी भी 70% हिस्सा जो है LIC के पास है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, इसलिए कहा जाता है, कुछ ऐसे ब्रांड हैं भारतवर्ष में, जैसे अगर आप दांत साफ कर रहे हो तो कोलगेट का नाम लिया जाता है कि कोलगेट आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं, वैसे ही इंश्योरेंस के लिए वो शब्द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। लाइफ इंश्योरेंस एक एक व्यक्ति के लिए, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी, कितनी ज़रूरी है ये, मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से देखें? इसको हम दो एस्पेक्ट्स में, आपके प्रश्न का मैं दो तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा। पहले कि आपका नीड क्या है, इट हैज़ टू बी नीड बेस्ड। मैं ऐसा मानता हूँ कि, एंड नथिंग अगेंस्ट LIC ऑफ इंडिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इंश्योरेंस को नीड बेस्ड सेलिंग नहीं की जाती है। लोग इसको एक रिटर्न प्रोडक्ट समझा जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझा जाता है, लास्ट में कुछ नहीं होगा तो पैसे मिलेंगे। हाँ, तो जो कि ये है नहीं। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न आएगा। इंश्योरेंस का मतलब कि जो आपकी आज की लाइफस्टाइल है, अगर कुछ हो जाता है आपको, तो उस केस में उस लाइफस्टाइल को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ते हुए लाइफ लॉन्ग आपका परिवार वो मेंटेन कर सकता है कि नहीं, तो उसके अनुसार आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहला प्रोडक्ट जो आप लाइफ इंश्योरेंस में लें वो टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस जी, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, एक तो आपका प्रीमियम बहुत सस्ता होगा और आपका कवरेज जो होगा वो काफ़ी सब्सटैंशियल होगा। जैसे आज की डेट में 10 से 20 हज़ार में आपको 50 लाख तक का कवरेज एक मिल जाता है। एवरी ईयर यू हैव टू पे 10 ईयर्स। कुछ अच्छी स्कीम अभी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेके आई है, जिसमें 5 साल ही आपको देना है, रेस्ट ऑफ द 10 ईयर में आपको नहीं देना है, और 5 साल के बाद आपका लाइफ लॉन्ग वो कवरेज आपको मिलता रहेगा। तो लेट्स सपोज इफ एट द एज ऑफ 80 somebody dies, he gets some money, lump sum money, so which acts like a FD for his next generation. तो पहला आप तो ये लें, पहला अगर आप यंग हैं, और जितना उसको जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, उतना ही वो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपका रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क में उसमें क्या होगा, प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जो एक्चुअली जो डिसाइड करती है प्रीमियम को LIC की इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो आपके रिस्क को मिटिगेट करते हुए आपका प्रीमियम डिसाइड करती है। आपकी एज और टेन्योर उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो हो गया टर्म इंश्योरेंस। दूसरा आप बता रहे हैं? दूसरा, अगर लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और अगर आप यंग हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यूनिट लिंक प्लान लें, क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है। तो मार्केट लिंक में क्या होगा कि आजकल IRDA ने भी पहले क्या था कि इसमें चार्जेस बहुत हाई होते थे। जैसे आपने 10 रुपये जमा किया तो 3 रुपया कट जाता था, जिसको अभी IRDA ने काफ़ी सख्ती के साथ रैशनलाइज कर दिया है। तो अब चार्जेस बहुत कम कटते हैं। बट उसका प्रभाव क्या है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ते जाएगा। तो 25 साल की उम्र में आप एक अच्छा यूनिट लिंक प्लान लेते हैं, एक सब्सटैंशियल प्रीमियम देते हैं, तो आपके पास 20 साल के अंदर एक बहुत अच्छा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। और खासकर प्राइवेट सेक्टर और आजकल तो सरकारी कंपनी में जहाँ पेंशन स्कीम नहीं है, मेरे हिसाब से एक यूनिट लिंक प्लान हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए अपने परिवार के लिए। और एक थर्ड कोई ऑप्शन था? तीसरा ऑप्शन लाइफ से रिलेटेड तो मैं नहीं कहूँगा वो है। तीसरा ऑप्शन जो है वो नॉन लाइफ से रिलेटेड है। अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाएगा तो तीसरा होगा, मैं हेल्थ प्लान लूँगा, जो कि बहुत ही आवश्यक है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि आजकल जो जिस भागा दौड़ की ज़िंदगी में और जितने पॉलिटिक ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और जिस तरह का कभी भी किसी को जरूरत है। हाँ, अभी ताज़ा उदाहरण आपने कोविड देख लिया होगा। कोविड में कितने सारे केसेस आए, कितनी मौतें हुई। तो उसके हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि एक सब्सटैंशियल फैमिली फ्लोटर कवरेज हेल्थ का आपके पास होना चाहिए। जी। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जब भी बात आती है, इन दोनों इंश्योरेंस में सबसे पहले लोग कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ठीक है,
हेल्थ इंश्योरेंस में उनको लगता है कि रिटर्न कुछ नहीं है, आप एक प्रीमियम दे रहे हो और हो सकता है साल 2 साल 3 साल आपको कहीं एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको लगता है कि पैसा वेस्टेज, हमने 4 साल दिए उसका फायदा नहीं मिला। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में एक समय के बाद, मेच्योरिटी के बाद कुछ पैसे वापस भी आते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है या ये जो मिथ है पैसों को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस की तो अपनी वैल्यू है, जब आप बीमार पड़ेंगे उसके बाद कोई मदद मिलती नहीं है कहीं से भी। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही आपको दे दिया है। एक तो LIC जिस तरीके से इंश्योरेंस को प्रोजेक्ट किया गया भारतवर्ष में, मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। इंश्योरेंस का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इंश्योरेंस। ये एक ऐसा चीज़ है, इट इज़ लाइक ए एसेट फॉर यू विच ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस विच विल गिव यू रिटर्न इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब आप, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ। आज आप एक चीज़ देखिए, आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि सरकार द्वारा वो कंपलसरी किया गया है कंपल्सरी है। तो आप अपने वकील का ध्यान देना चाहते हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं देना चाहते हैं। वहाँ भी तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा नहीं, मोटर वहाँ पर भी इंश्योरेंस नहीं। में। आपका जो पैसा होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका अगर वियर एंड टियर गाड़ी में होगा तभी आपको पैसा हाँ, मिलेगा ना। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों चीज़ को आप कंपेयर ना करें, पहली चीज़। और मेरे हिसाब से पहले हेल्थ, अपना शरीर रहेगा तब बाकी कुछ रहेगा। बिल्कुल। अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा और उसमें कुछ कमी आ गई, खुदा ना खास्ती, तो लाइफ या वो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न हमारे किस काम लेकिन आएगा? ये थॉट प्रोसेस मुझे लगता है तभी तक है जब तक कि आप बीमार ना पड़े हों, जी है ना? बिल्कुल। वो 40 जब वो 45 साल तक जी जी जैसे 50 क्रॉस करते हैं और जी बीमारियां आपको घेरने लगती हैं, जी जी तब लगता है कि इंश्योरेंस चाहिए था, जी लेकिन तब प्रीमियम बहुत बढ़ जाता जी। है एज के साथ और आप और एलिजिबल मिलता भी नहीं है शायद। आप एलिजिबल भी नहीं हैं। बिल्कुल। आश्चर्य की बात ये है कि भारतवर्ष में जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर बहुत सारे कुछ डिजीज़ है आपको, या आप ओवर एज हैं, ओवर वेट हैं, तो उस केस में शायद वो पॉलिसी आपको मिलेगी नहीं। तो ये एक लॉटरी की तरह है, तो जितना जल्दी इसको आप चाहे उसको आपको ले लेना चाहिए। जितने कम आयु में लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एक पहले ले लें और उसको कंटिन्यू रखें। एब्सोल्युटली अच्छा, एब्सोल्युटली। इसमें फ्लोटर स्कीम जो आप बता रहे थे वो क्या है? फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ एन इंडिविजुअल, वो एक पैकेज बना के इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे फैमिली का इंश्योरेंस आपका कर देगी। जैसे बहुत सारी कंपनियां, ICICI, वो क्या करती है, फैमिली फ्लोटर के अलावा, जैसे आप उसके अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उसका जो प्रीमियम होगा वो बाजार के प्रीमियम से सस्ता होगा, अगर आप उसके अकाउंट होल्डर हो। तो अभी ICICI का एक बहुत अच्छा स्कीम आया है जिसमें 20 से 25 हज़ार में 1 करोड़ का कवरेज पूरे फैमिली को मिल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम अलग अलग कंपनियों में है जो कि पूरे फैमिली को कवर कर लेगी। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका प्रीमियम, आपको पैसा कम देना पड़ेगा और आपको एक मुश्त बड़ा कवरेज मिल जाता है। एक ही इंश्योरेंस में पूरी फैमिली कवर सो इट्स लाइक ए मास्टर पॉलिसी विच कवर्स 2-3 इंडिविजुअल्स ऑफ द फैमिली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली। तो मेरा सजेशन यही है कि हेल्थ में भी आप फैमिली फ्लोटर लें और कोशिश करें कि अच्छी कंपनियों का लें जिनका साइज़ बड़ा हो, जिनका ब्रांड नाम अच्छा हो, जिनका क्लेम रेशियो अच्छा हो, उसको प्रेफर करें। अच्छा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान क्या रखना है हमें? जैसे एक तो हो गया कि अगर हम कम उम्र में ले रहे हैं तो प्रीमियम कम होगा, लेकिन उसके अलावा और क्या? जैसे आपने ब्रांड की बात की कि अच्छा ब्रांड हो तो शायद उसमें हॉस्पिटल्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है जो लिंक्ड होते हैं पैनल पे। इसके अलावा भी क्या ब्रोकर का भी ध्यान रखना है, यानी जो एजेंट होता है? देखिए, इसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपने बहुत सही बोला, आपने आयु, आपकी आयु कितनी है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। अगर कोई डिजीज़ हो तो उसको डिस्क्लोज़ कर दें ताकि आपको क्लेम में कभी कोई परेशानी नहीं हो। मैंने जैसे पहले बताया आपको, फैमिली फ्लोटर का वाला प्लान लें, ऐसी कंपनी का प्लान लें जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो, जिसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है। मार्केट में रेपुटेशन कैसे अच्छा होगा? एक तो ब्रांड इमेज आपको पता चल जाएगा मार्केट से। दूसरा, आप ऑलवेज IRDA के साइट पे जाके दे सकते हैं कि इसका क्लेम रेशियो कितना है। जिसका क्लेम रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतनी अच्छी कंपनी है। दूसरा, उसका साइज़ देखें कितना है, कितना प्रीमियम वो साल का कलेक्ट कर रही है, क्या उसका पोजीशनिंग है लीडरशिप में 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 में है कि नहीं हो। तो उस तरह की कंपनियों का लेने से। अच्छा, मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, हेल्थ पॉलिसी से ही रिलेटेड है जी।
किसी ने हेल्थ पॉलिसी ली, जी एजेंट ने कहा कि आफ्टर 3 इयर्स ये हम्म, आपके सारे जो भी बीमारियां सबको कवर करेगा। जी वो ऑलरेडी हार्ट की पेशेंट थी, जी तो उनका ये कहना था कि ठीक है, आप हार्ट का है। उन्होंने एजेंट को अपने बारे में सारी जानकारी दे दी। जी एजेंट ने बोला कि डॉक्यूमेंट रेडी है, आप साइन कर दो। जी उन्होंने भरोसे पे साइन कर दिया बिना पढ़े। जी 3 साल के बाद जब वो उनको दिक्कत हुई, आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, और जब उन्होंने क्लेम किया तो वो डिक्लाइन हो गया। जी डिक्लाइन इसलिए हुआ कि हार्ट एलिमेंट के बारे में उसमें डिक्लेरेशन नहीं था, जी डिस्क्लोज नहीं किया गया। जी इस सिचुएशन के बारे में मैं कुछ टिप्पणी चाहूंगा। अगेन इट इज़ कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले अपने डिजीज़ को प्री डिस्क्लोजर उसका नहीं करते हैं तो आपको कभी क्लेम नहीं मिलेगा उस ठीक केस है। में। और उसमें उसमें उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपके ऊपर है। अच्छा, अगर इसमें एजेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमने एजेंट, साइन कर हाँ, दिया। चूंकि आपने साइन कर दिया, आपने पढ़ा नहीं उसको ठीक से। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर पढ़ें, कितनी तरह के क्रिटिकल इलनेस को वो कवर कर रहा है उस चीज़ों को भी आपको पढ़ें। साथ में जो एग्रीमेंट आपके साथ है उसकी भी कोशिश करें, या तो उसकी एक प्रतिलिपि मंगवा लें, बिल्कुल। क्योंकि 15 दिन का एक कूलिंग पीरियड भी होता है। अच्छा। 15 दिन के अंदर आप चाहें तो अपने पॉलिसी को विड्रॉ कर सकते हैं आप। अच्छा। तो ये सारी सुविधा और ये सारी सारी प्रोविजनिंग इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके अलावा भी देर इज़ ए एम्बुस्ड पर्सन। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, कभी कभी क्या होता है, आदमी को ज्ञान नहीं होता है, वो साइन कर देता है, बिल्कुल। तो आप उस एम्बुस्ड पर्सन के पास जाके आप प्लस IRD में मतलब पैरेलली। अगर एजेंट, आपको लगता है कि जी एजेंट ने कुछ गलत किया जी है, जी हमारे बताने के बाद भी जी डिस्क्लोज नहीं किया, जी तो एजेंट के खिलाफ हम शिकायत कर सकते जी। हैं। और कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट भी सुनवाई करता है, और 99% अगर कस्टमर जेन्युइन है तो उसके क्योंकि पक्ष। इस केस में हमें सिर्फ ये लग रहा है कि एजेंट को अपने प्रीमियम के जो कट होते हैं, जो कमीशन होता है, जी उससे मतलब था। जी, और उसने कर दिया, 1 करोड़ का था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे और मामला तब सामने आया हैं। जब वो आईसीयू में। तभी मैंने आपको बोला कि अच्छी कंपनी और अच्छी बिल्कुल। सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें, उन दोनों का बैकग्राउंड आप जरूर चेक करें। वो आदमी IRD या लाइसेंस होल्डर है कि नहीं, ओके। पहली चीज़, किस कंपनी में काम कर रहा है, कितने लोगों के साथ काम कर रहा है। तो अगर रेफरल में आपको अगर कोई अच्छा आदमी मिले तो आप कोशिश करें उससे कराएं। अदरवाइज़ बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, और आजकल ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप अच्छी कंपनियों के साथ टाई अप। मतलब एजेंट अगर ना भी हो जी तो हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं जी, आप डायरेक्टली सर्टेन इंश्योरेंस, कंपनी से। यस, आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ब्रोकर जिनका ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी जाके आप इंश्योरेंस इशुएंस करा किसी सकते हैं। मीडिएटर की जरूरत किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। नहीं। एक चीज और, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अगर आप किसी भी कंपनी से आपने करवा रखा है इंश्योरेंस और आप कार्ड होल्डर हैं, तो क्या इसमें भी हॉस्पिटल्स की मनमानी चलती है क्या कुछ? क्योंकि मैंने देखा है कि 24 आवर एडमिशन मस्ट होता है अगर आपको अवेल करना है। उन सब चीज़ों को लगता है कि बिलिंग ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों के कारण। कुछ फ्रॉड केसेस हुए हैं इस हुए हैं। केस इस होते रहते हैं इस केस में। और नॉर्मली ये हॉस्पिटल या जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसमें मिली भगत होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स की भी होती है। बट ये दिस कैन हैपन इन एनी बिजनेस, बिकॉज एवरी बिल्कुल एवरी सही बिजनेस कह हैज़ रहे ए हैं। प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव साइड। जैसे मैंने आपको बताया था, लेंडिंग में भी NPA जो होते हैं, उसके NPA के रीजंस बहुत सारे होते हैं, DSA इन्वॉल्व होते हैं, और अलग अलग के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक ऐसा ये सिचुएशनल चीज़ है जो ओकेजनली होता है। बट 99% केस में हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में, मुझे लगता है, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको मिलेगा। आपके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों में से कौन ज़्यादा जरूरी है? देखिए, ज़रूरी दोनों है, दोनों का महत्व है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, हेल्थ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की आवश्यकता हर एक व्यक्ति की है। बहुत इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है जिसको कोई अफोर्ड, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास का भी आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया, जनधन योजना जो मोदी जी ने अकाउंट खुलवाया, उसमें भी एक बीमा की योजना है जिसमें आप 200 रुपये में आपको टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है सर्टेन अमाउंट का।
अच्छा, तो वो बैंक की तरफ से ही है? हाँ, वो बैंक की तरफ से जैसे आप अकाउंट खुलाएंगे उसके साथ वो पैरेलली आपको मिलता है। सिमिलरली दे आर ऑल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी एक दो स्कीम गवर्नमेंट अभी लेके आई है। पैरेलली अभी लड़कियों के लिए भी एक दो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। तो उस सब का जानकारी ले, अपने लोकल एरिया से जानकारी लेके आप ले सकते हैं। आयुष्मान भारत करके, आयुष्मान भारत, हाँ, आयुष्मान भारत। वो भी एक प्लान है जो जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज आपको लोकल हॉस्पिटल से मिलता है। तो अगर आप नए युवक हैं और आपको मान लीजिए आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस योजना का आप लाभ उठा और सकते हैं। अगर भारत के संदर्भ में करें, इंडिया के संदर्भ में करें, तो इसकी पहुंच कहाँ तक है? आपको लगता है कि अभी बहुत फैलना बाकी है, लोगों तक जाना जी, बाकी है? पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, अवेयरनेस भी अभी कम है, बहुत पुअर है। और मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक्सपोजर है, उसके हिसाब से इंडिया अभी भी मेरे हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां आ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, जिस तरह से ब्रोकिंग कंपनियां आ रही हैं और जिस तरह से वो अपना जाल फैला रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले अच्छा, दिनों लोगों तक पहुंचने का क्या जरिया है? क्या मतलब क्या तरीका होना चाहिए? तरीका देखिए कुछ नहीं है। जितनी नई कंपनियां आएंगी, जैसे पहले LIC था तो उसकी मोनोपोली थी, तो क्लेम में भी आपको दिक्कत होता था। अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जाके अपना क्लेम, ले सकते हैं। डेथ क्लेम ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में देखिएगा कि बहुत सारी TPA थर्ड पार्टी कंपनी आ गई हैं, तो TPA के थ्रू आप अपना क्लेम ले सकते हैं। तो बहुत ये सब इसलिए संभव हुआ है कि बाहर की बहुत सारी कंपनियां आई हैं और वो जो वहाँ पे फॉलो कर रही है वो सेम चीज़ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लॉट ऑफ मैच्योर्ड मार्केट से जो इंश्योरेंस कंपनी आ रही हैं, तो उसका लाभ भारत को मिल रहा है। और वो जितनी ज़्यादा कंपनी आएंगी, जितनी इस तरह की छोटी छोटी ब्रोकिंग कंपनी आएंगी, आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज। मतलब इट इज़ ऑलरेडी चेंज्ड लाइक। मतलब जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना फायदा लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऑलरेडी चेंज है। आप देखिए, आप अगर 2000 के बाद का इंश्योरेंस देखेंगे इंडियन मार्केट और 2000 के पहले का इंश्योरेंस मार्केट देखेंगे, देयर इज़ अ सी चेंज। आई मीन इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, सबका सब कंपनियां ग्रो की। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में कितने अमाउंट का लेना होगा, ये कैसे तय होता है एक फैमिली के लिए या एक व्यक्ति के लिए? देखिए, तो हेल्थ में आपकी इनकम, ऑफ कोर्स, बिकॉज इनकम जब तक हाँ। नहीं रहेगा प्रीमियम नहीं भर सकते हैं। ठीक है। तो इनकम और आपका स्ट्रेंथ, उसके अलावा आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, उसको देखते हुए मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे बहुत लोग देखे होंगे कि उसके पेरेंट्स भी शुगर के पेशेंट हैं, वो भी हैं, बिल्कुल है। तो हेरिडेटरी कितना चीज़ है, एंड पैरेलली कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसको अगर आप मेंटेन करने के लिए क्या कवरेज लेना चाहिए, उस पर बेस करता है। तो मेरे हिसाब से आइडियली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 से 15 लाख का कवरेज तो मिनिमम लेना चाहिए, और जिसका कॉस्ट में मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है साल का, और उसमें पूरी फैमिली कवर हो जाती है। और तो आइडियल उस सिचुएशन में जब जैसे एक एज के बाद इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं है और एक एज भी 50 प्लस हो चुके हैं, क्या करें उनके लिए? कोई ऑप्शन? अभी शायद कुछ रिलैक्सेशन हुआ था कुछ एज में। और नहीं, कुछ कुछ कंपनियां केस टू केस बेसिस पे उनका मेडिकल करा के हायर प्रीमियम में दे सकती है, बट ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी आपकी डिजीज है तो आप विल नॉट बी कवर्ड। ये बाहर में भी ऐसा ही होता है? बाहर में भी मोर और लेस ऐसे ही है, बाहर में भी मोर और लेस ऐसे। तो जो लोग नहीं करा सकते हैं, यानी हाँ एलिजिबल नहीं है, हाँ, उनके लिए क्या है ऑप्शन? कुछ भी नहीं? होना चाहिए ऐसा, हाँ, होना चाहिए। मैं प्रोविजनिंग वही होना कह रहा हूँ, चाहिए। वही कह रहा हूँ। जैसे रिवर्स मॉर्गेज है लेंडिंग में, कि 70 साल के आयु के बाद अगर आप मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। आई एम श्योर अगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो सरकार भी इसके बारे में सोचेगी और इंश्योरेंस कंपनियां अच्छा, भी जो आप सोचेंगी। बोल रहे थे चेंजेस, हाँ बहुत चेंज आ चुका है, जी, तो उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं, कैसे देखते हैं उस चेंज को? कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है चेंज? देखिए, जब LIC आई थी तो एक दो प्रोडक्ट हुआ करता था, टर्म इंश्योरेंस का उतना महत्व नहीं था। अच्छा। उसमें ट्रेडिशनल प्लान बिकते थे, 20-20 साल का, 25-25 साल का प्लान। हाँ प्रीमियम हाँ, भी बिल्कुल काफ़ी सही, ज़्यादा होता 15 था, से 20 साल। कमीशन ज़्यादा होते थे। एक ही दो प्लान बेचे जा रहे हैं वो लोग, नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होती थी। तो जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आए, उन्होंने नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, वो सिस्टम बदलते गया, वर्टिकल आते गए। जनरल इंश्योरेंस का एक सिंगल वर्टिकल था, क्लेम रेशियो जो था बहुत स्लो था, प्रोसेस बहुत स्लो था, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। अच्छे प्रोफेशनल जुड़े हैं,
प्रोफेशनल अच्छे प्रोफेशनल जुड़ेंगे तो आपकी जागरूकता उससे बढ़ेगी, वो आपको सही चीज़ समझा सकते हैं। तो ये सब दीज आर द चेंजेस विच हैज और हैपेंड। टर्म इंश्योरेंस में कितने अमाउंट से शुरू किया जा सकता है इसको? टर्म इंश्योरेंस आप 1 लाख से शुरू कर सकते हैं और मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। और इसके प्रीमियम कम है? प्रीमियम बहुत कम होता है इसका। ऑन एन एवरेज अगर आप 1 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगर टेन्योर बड़ा रहे तो 30-40 हज़ार के करीब में आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है? टर्म इंश्योरेंस अगर कल हो के मान लीजिए किसी का डेथ हो गया तो जितना अमाउंट का उसका कवरेज रहेगा वो उसको उतना पैसा उसके परिवार को मिल जाएगा। तो जैसे मान लो किसी ने 30,000 रुपये दिया, अगले साल उसकी मृत्यु हो गई तो 30,000 के बदले में ही इज गेटिंग 1 करोड़। सो लुक एट द रिटर्न द काइंड ऑफ। वो लाइफ इंश्योरेंस से कैसे अलग कैसे डिफरेंशिएट होता है? आपके लाइफ को सिर्फ कवर करता है वो, Okay. उसमें कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। सिर्फ इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इन केस ऑफ डेथ। अननेचुरल डेथ और नेचुरल डेथ? नेचुरल डेथ विद सम क्लॉजेज होता है उसमें, जैसे शराब पीने से आपका डेथ हो जाएगा तो कोई नहीं देगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ क्लॉजेज उसमें होते हैं, बट नॉर्मली डेथ केसेस में क्लेम मिल जाता है। और रिटर्न कुछ नहीं है? सिर्फ रिटर्न कुछ नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में इस प्रीमियम रिटर्न के एक ऑप्शंस होते हैं उसमें कि मान लीजिए आप अगर लेना चाहेंगे कि नहीं मेरा प्रीमियम वापस आ जाए तो उस केस में प्रीमियम आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा, इंश्योरेंस में भी मैंने देखा है कि कुछ 3-3 साल के गैप पर कुछ पैसे वापस आते हैं, ये क्या है लाइफ इंश्योरेंस में? LIC और बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। 3 साल या 4 साल में कुछ अमाउंट वो वापस करते हैं। उसको मनी बैक पॉलिसी मनी बोलते बैक हैं, पॉलिसी। उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। जैसे आपका 20 साल का टेन्योर है और आप कुछ पार्शियल विड्रॉल चाहते हैं कि भाई मेरी बेटी की शादी करनी है, घर कुछ बनाना है, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो एवरी 5th ईयर 6th ईयर डिपेंडिंग ऑन द स्कीम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी यू गेट अ विड्रॉल। एक सवाल और, LIC पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी मिलता है जी, जरूरत पड़ने जी, पे, जी। लेकिन क्या टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट है उसके ग्राउंड पे लोन मिल सकता है क्या? टर्म के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली ये एप्लीकेबल जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, खासकर LIC के, हाँ उस केस में एप्लीकेबल है। जितना आपका प्रीमियम रहेगा उसका 80 to 90% आपको लोन मिल जाएगा। जैसे आपने 10 साल में से 5 लाख रुपये का प्रीमियम भरा है तो उसका 80% तक या 90% तक आपको लोन। और इंटरेस्ट रेट उनका क्या? नॉर्मली 10 से लेके 12% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट एंड द मार्केट रेट। और मैच्योरिटी से पहले अगर वो पैसे वापस नहीं हुए तो उस केस में क्या होगा जब मैच्योर होगा वो अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस? उस केस में आपको जो बाकी पैसा है तो पॉलिसी इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के डिडक्ट कर लेंगे, वो डिडक्ट कर लेंगे और चांसेस होगा कि आपका पॉलिसी भी लैप्स हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसमें तो मेरी गुजारिश यही है कि जब आप ले लोन तो उसको तुरंत चुका दें, क्योंकि आप ही के पैसे पे आप इंटरेस्ट भर रहे हो। बिल्कुल, हाँ ये सही कह रहे हैं आप। और जो पैसा जमा है उसी में से वो दे रहे हैं और फिर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं आपसे। तो मेरा एडवाइस तो नहीं होगा कि कोई पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले। अगर उसको लोन लेना होगा तो मार्केट में अगर छोटा लोन लेना होगा तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अनसिक्योर्ड लोन देती हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। 10 से 12% में वहाँ भी लोन मिल जाता है। तो एक चीज़ जो आपका वो कंटीजेंसी में रखा हुआ है आपके कंटीजेंसी प्लान के लिए, उसको ना छेड़ें। तो इंश्योरेंस के मतलब संदर्भ में अगर हम समझें तो आपकी राय है कि टर्म इंश्योरेंस जरूर लें? नहीं, मैं तो हर एक को बोलूँगा कि टर्म इंश्योरेंस लें और हेल्थ हर एक इंश्योरेंस लें। भारतवर्ष में हर एक नागरिक को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ में तो बहुत मुश्किल है। जी जी क्योंकि जो सिचुएशन है वो जी। और जिस तरह से एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंसिव होते जा रही है चीज़ें, और बाहर में आप जाएंगे तो देखिए फ्री इलाज होता है सबका, लेकिन सबका इंश्योरेंस प्रीमियम कटता है। मतलब सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वहाँ चार्ज करती है, लोगों को लगता है फ्री, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपके इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स ले रही है और इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू आपको चार्ज कर रही है। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट यहाँ लें इंश्योरेंस। और कुछ सेक्शन में आपको शायद मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस जी दोनों में जी, टैक्स 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर अतुल जी की राय है कि चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है और दोनों ही हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं। अतुल जी, आप मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक बार गुजारिश करें कि
इंश्योरेंस जरूर कराएं। चाहिए आपके कहने का अलग ही असर होगा क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं जैसे मैंने राकेश जी को भी कहा कि इंश्योरेंस हम सबकी ज़रूरत है, और ख़ासकर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लें। उसकी जानकारी प्रॉपर लें, डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी प्रॉपर लें, किस कंपनी का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसकी भी जानकारी लें, कौन आपका ब्रोकर है, कौन आपका एजेंट है, उसकी भी जानकारी लें। अगर ये सारी चीज़ें आप कराते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी। धन्यवाद। अतुल जी की माने तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, दोनों, लाइफ इंश्योरेंस भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी। और ये जितना अर्ली एज में आप इसमें एंटर करेंगे, जितना अर्ली एज में लेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि एक एज के बाद शायद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाते हैं और उसमें तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। तो उससे बेहतर है कि समय रहते आप इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस चाहे वो हेल्थ का हो या फिर लाइफ का। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी इन तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही छोटे छोटे सवाल थे लेकिन बड़े टिपिकल से थे, जो डेली लाइफ में लोग हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, तो मैंने वही सवाल आपसे मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना, और लोग इसको बहुत कितना सीरियसली लेते हैं या नहीं, बिल्कुल। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस का ज्ञान होना और इंश्योरेंस लेना भारतवर्ष के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का। चलिए, धन्यवाद बहुत राकेश। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और अतुल जी के साथ नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही।